हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वह क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा का मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित, मतलब नियमित रेगुलर करने के लिए और नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कर सके। तो ये पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या किया, नियंत्रित किया और नियमित किया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो बात है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आपको पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया के अंदर व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह राजनीति में चली गई। और आपको पता होगा, कल हमने बात की थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दी थी, लेकिन वह लोग राजनीति करने लगे थे। तो इस एक्ट ने, रेगुलेटिंग एक्ट ने उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता दी। मतलब अभी तक एक तरीके से अगर उस चार्टर के अकॉर्डिंग देखे जाएं तो ये अनलीगल रूप से कर रहे थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ने उन्हें एक तरीके से लीगल बना दिया, उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए छूट दे दी। तीसरी जो बड़ी विशेषता थी, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब है कि सेंटर में एक पावर बनाएगी और उसके अधीन बाकी को किया गया। जैसे कलकत्ता मेन सेंटर में आएगा और उसके अधीन जैसे बॉम्बे को, चेन्नई को किया गया। चलिए अब इसकी विशेषताओं को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ देखिए, पहली बड़ी विशेषता है कि जो बंगाल है, बंगाल का जो अभी तक गवर्नर था उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल, और ऐसा जो गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है जी, तो यहाँ एक बड़ी चीज़ यह की गई कि बंगाल के गवर्नर को क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रश्न बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट विशेषता, इसके द्वारा मद्रास यानी वर्तमान में चेन्नई एवं बम्बई यानी वर्तमान में मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग थे। तो ये बात होगी केंद्रीकरण की, मतलब सेंटर में रखा गया बंगाल को, केंद्रीकरण किया गया और इसके जो अधीन कर दिया गया, मतलब मेन है बंगाल का गवर्नर, और इसके अधीन दोनों को कर दिया, किसको, मद्रास को और बॉम्बे को। मद्रास यानी चेन्नई और बॉम्बे यानी बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वह कहाँ बनता है? कलकत्ता में। देखिए, आज जो वर्तमान में है, वर्तमान में दिल्ली में है, लेकिन उस वक्त कहाँ बनाया गया? कलकत्ता के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया? 1774 में। ये सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये मुख्य न्यायाधीश थे एलिंग इम्पे, और इनके साथ इनके सहयोग के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए
और मुख्य न्यायाधीश थे एलिंग इम्पे। तो 1774 में गठन हुआ किसका? कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए कंपनी नुकसान में जा रही थी, घाटे में जा रही थी, तो क्या हो रहा था कि यहाँ के जो लोकल कर्मचारी थे, लोकल कर्मचारी का मतलब जो ब्रिटेन के लोग यहाँ काम कर रहे थे, तो अपना बिजनेस चला रहे थे और इंडिया वालों से क्या ले रहे थे? रिश्वत ले रहे थे, उपहार ले रहे थे, और वो कहाँ भेज रहे थे? ब्रिटेन। इसलिए कंपनी घाटे में चल रही थी। तो इस एक्ट ने ये एक सबसे पहला काम किया कि कंपनियों अपने कंपनी के कर्मचारियों को बैन कर दिया, एक तरीके पाबंद कर दिया कि आप कोई भी रिश्वत या उपहार नहीं लोगे और निजी व्यापार नहीं करोगे। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कैसे सशक्त हुआ वो देखिए, इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। देखिए कैसे, ऊपर है मान लो ब्रिटिश सरकार, बीच में यहाँ काम कर रही है मान लो कोड ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंट्रोल कर रहे हैं इस कंपनी को, कोड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी, और नीचे ये इंडिया में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट राजस्व, दूसरा नागरिक और तीसरा सैन्य। तीनों की सूचना लेकर, राजस्व की, नागरिक की और सैन्य की, तीनों की सूचना गवर्निंग बॉडी कहाँ पहुँचाएगी? ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद को पहुँचाएगी। तो कुल मिला के ब्रिटिश सरकार का इस पर नियंत्रण हो गया। तो यह था फ्रेंड्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और हमने इसके बारे में अच्छे से देखा, इसकी विशेषताओं को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे हम बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, कि कुछ जो कमियां रह गई थी 1773 में वह 1781 संशोधन अधिनियम में पूरी की गई थी। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमने इसके बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।